हेलो स्टूडेंट, बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की। इससे पहले हमारा टेलीग्राम का चैनल है और उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको कोई भी 10th क्लास की मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आप उस पर भेज सकते हैं। तो बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। तो व्हाट इज द इक्वेशन? इक्वेशन इज द रिलेशन बिटवीन वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट। यानी अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 लिखें तो ये क्या है? ये एक रिलेशन है वेरिएबल टर्म और कांस्टेंट के बीच में। तो ये क्या कहलाते हैं? इक्वेशन। और बात करें लीनियर इक्वेशन, x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारी x की पावर कितनी है? 1। अगर किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की पावर 1 हो तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है, क्योंकि जब हम उसका ग्राफ बनाते हैं तो एक वो बिल्कुल लाइन की तरह आता है, तो इसलिए क्या कहते हैं उसे? लीनियर इक्वेशन। अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर आपका इस तरह से इक्वेशन हो तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और अगर हम इसके ही जैसी एक और इक्वेशन ले लें जैसे है, तो और अगर हम इन्हें एक साथ कंसीडर करें तो क्या कहलाते हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। ठीक है, डेफिनेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, देखो अगर हमारे पास ये दो इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1। एक मिनट रुको। ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो देखो सबसे पहले इफ टू लीनियर इक्वेशन इन सेम वेरिएबल, x और y दोनों ही सेम वेरिएबल्स हैं और हमारे पास क्या है? दोनों ही क्या है? लीनियर इक्वेशन। और हम इन्हें एक साथ कंसीडर कर रहे हैं तो क्या होगा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। एग्जांपल के लिए हम कह सकते हैं 5x प्लस 9y इक्वल टू 8, 6x प्लस 2y इक्वल टू 13। तो अगर हम इन्हें एक साथ कंसीडर करेंगे तो ये क्या लेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो अब बात करते हैं अगले टॉपिक पर। देखो बात करते हैं होमोजेनियस इक्वेशन की। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by is called homogeneous equation where a b are real number and a और b can't be 0 both। यानी हम इसे कैसे लिख सकते हैं? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर can't be equal to 0, ऐसे लिख सकते हैं। ये जो हमारे लिखने का तरीका है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है देखो ये दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर हैं, क्योंकि जब भी किसी पर स्क्वायर लग जाता है इसका मतलब क्या है? वो पॉजिटिव है। और दोनों पॉजिटिव कभी भी एक साथ 0 नहीं हो सकते। यानी a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर ने 0 होने के लिए क्या चाहिए? दोनों ही 0 होना चाहिए। और यहाँ पर ये कहा गया ए और बी दोनों 0 नहीं होने चाहिए। तो ये क्या हमारी होमोजेनियस इक्वेशन।
ये हमारी डेफिनेशन है। और अगर हम बात करें इसके एग्जांपल्स की तो देखो √5x प्लस 9y इक्वल टू 0, एक एग्जांपल 2x प्लस y इक्वल टू 0, ये एग्जांपल। और अगर हम बात करें इसके ग्राफ की, होमोजेनियस इक्वेशन के ग्राफ कैसे होंगे, तो देखो ये बात कर रहे हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। देखो अगर हम 2x प्लस वाई इसका ही ग्राफ बनाए यहां तो देखो कैसा बनेगा। सबसे पहले हमें ग्राफ बनाने के लिए क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है इस तरह से, यहाँ x और यहाँ y। तो देखो अगर यहाँ आप x की वैल्यू 0 रख दें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, या देखो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, यानी अगर y 2x को इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा -2x, यानी x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 0, और x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू -2। आप इसे यहां दिखा सकते हैं, देखो x 0 होने पर y की वैल्यू 0, यानी एक पॉइंट तो ये ना, और x की वैल्यू 1 होने पर y की वैल्यू -2, यानी x1 यहां है। देखो अगर x1 यहां है तो -2 यहां होगा, यानी ये वाला पॉइंट क्या है हमारा 1 और -2, ठीक है। और अगर हम इसे ऐसे मिला दें तो देखो ये जो हमारा ग्राफ है ये कौन सा ग्राफ कहलाएगा हमारा, 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, किसका ग्राफ है ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 का, ये हमारा ग्राफ हो गया। ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी, ये इसकी डेफिनेशन होगी। पॉज करो और नोट कर लो। देखो बात करते हैं हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो देखो आपने सुना होगा कि अगर दो लाइंस हैं, ये हमारी 2 लाइंस हैं, अगर वो इस तरह से जाएंगी, यानी या तो वो इंटरसेक्ट कर सकती हैं, या वो क्या हो सकती हैं, या वो पैरेलल हो सकती हैं, इंटरसेक्ट हो सकती हैं। ये हमारी तीसरी वो है जो वो एक के ऊपर एक होंगी, यानी कोनी साइड होंगी। ये कैसी है हमारी कोनी साइड, ये कहती हैं इंटरसेक्टेड। और ये कैसी है हमारी पैरेलल। देखो आपने सुना होगा कि जो हमारी लाइंस होती हैं या तो पैरेलल हो सकती हैं, या कंसाइडर्स हो सकते हैं, या हमारी इंटरसेक्टेड हो सकती हैं। देखो ये हमारी 2 लाइंस हैं, अगर ये पैरेलल नहीं होंगी तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करेंगी। लेकिन ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों लाइंस एक ही प्लेन्स में हो। एक ही प्लेन का मतलब क्या है, देखो ये क्या हमारा एक प्लेन है, तो यानी एक लाइन ऐसे जाएगी और दूसरी लाइन ऐसे जाएगी, तो ये आगे कहीं ना कहीं जाकर एक दूसरे को कट करेंगी ही, नेसेसरीली ये एक दूसरे को क्या करेंगी इंटरसेक्ट करेंगी। लेकिन देखो एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये 2 लाइंस दिख रही हैं आपको, देखो ये पैरेलल नहीं है लेकिन ये फिर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही क्योंकि ये स्पेस में है। तो 2 लाइंस which are not parallel then they are necessarily intersect each other, but it is possible only if we consider a one plane। देखो हम सबसे पहले यहां क्या लिख देते हैं, डेफिनेशन लिख देते हैं, if 2 lines considered in one plane then only one of the following three possibility। देखो
अगर हमारी टू लाइंस एक ही प्लेन में कंसाइडर करी जाए और वो अगर पैरेलल नहीं है तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। देखो हम आराम से समझते हैं, ये हमारा बोर्ड प्लेन है, ये मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। और अगर ये टू लाइंस हैं विच आर नॉट पैरेलल तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। और अगर हम इन्हें प्लेन में एक कंसाइडर ना करें, एक स्पेस में कंसाइडर करें, तो ये अगर पैरेलल ना भी हो तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जरूरी नहीं है कि फिर वो इंटरसेक्ट करें। तो अगर हमारी दो लाइन पैरेलल नहीं है और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब क्या है कि उनका एक ही प्लेन में होना जरूरी है। ठीक है, आप इसे पॉज कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। एक मिनट और रुको। हम देखो अगर हमारे पास दो लाइनें जो इंटरसेक्ट कर रही हैं तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और बात करें अगर वो एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही है, यानी इसका मतलब मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और बात करें हम पैरेलल की, यानी नो सॉल्यूशन। ठीक है, अगर वो पैरेलल होंगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, कोइंसाइड होंगी तो मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। क्यों होंगे, देखो ये जो लाइंस हैं वो किस तरह से हैं, एक लाइंस ये है और एक स्ट्रेट लाइंस ये है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट, देखो एवरी पॉइंट, ये हर एक पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेंगे। और जो हमारा ये है इसमें क्या होगा, केवल एक ही यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। आप इसे पॉज करो और नोट कर लो। तो बात करते हैं हम, देखो ये हमारे पास रिमेम्बरिंग के लिए है कि जब हमारे पास ये केस हो, ये केस हो, ये केस हो, तो इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होंगे, नेचर ऑफ सिस्टम क्या होगा और अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ऐसा हो तो क्या होगा, ये इंटरसेक्टिंग, क्या हुआ, कैसा लग रहा है, रटा दिया, देखो रटाए हैं। देखो इसका एग्जांपल लेते हैं हम, मार कर देते हैं a1 देखो अगर हमारे पास 2x + 5y + 6 = 0 और 3x + 6y + 9 = 0। अब देखो हमारे पास हमने एक एग्जांपल के तौर पर लिया है, हमारे पास अगर ऐसी इक्वेशन है तो देखो ये क्या a1, ये क्या a2, ये b1, ये b2। और अगर हम इसे ऐसे लें 2/3 a1/a2 5/6 b1/b2, तो क्या इक्वल है, नहीं इक्वल है। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे एट अ वन पॉइंट। जब इंटरसेक्ट करेंगे तो एक वन पॉइंट आएगा, यानी क्या आएगा, ओनली एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन लिख दो, वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन आएगा, इसका मतलब कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंसी एंड इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कैसे है, क्योंकि डिपेंड ही नहीं है। अगर हम इनका ग्राफ बनाने लगे तो एक लाइन हो सकता है ऐसे जाए, दूसरी हो सकता है ऐसे जाए, ऐसे ना होगे, ऐसा हो सकता है कि ऐसे जाए। ये लाइन इस वाली लाइन पर डिपेंड नहीं है कि हाँ मैं ऐसे जा रही हूं तो वैसे जा। तो ये कैसा है, इंडिपेंडेंट है और कंसिस्टेंट। तो इंडिपेंडेंट कब कहते हैं, जब हमारे पास वन सॉल्यूशन आता है, और कंसिस्टेंस तब कहते हैं जब हमारे पास एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो आए। दो आ सकते हैं, थ्री आ सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वन सॉल्यूशन तो आना ही चाहिए कंसिस्टेंसी के लिए। और इंटरसेक्टिंग तो होंगे ये, क्योंकि हमारा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है। यहाँ पे मैंने आपको दिखाई दिया कि जो इनके x और y के कांस्टेंट्स हैं, जो इनके रेशियो हैं वो इक्वल नहीं है। ठीक है, मैं इसे साफ कर दूं, समझो तो दिया। अब बात करते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। देखो अगर हमारे पास ऐसी इक्वेशन हो 2x + 3y
2x प्लस 3y इक्वल टू 4, मतलब प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड 4x 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। देखो ये दोनों ही अलग अलग इक्वेशन है, और अगर हम इनके कोफिशिएंट का रेशियो देखो क्या आएगा, a1/a2 यानी 2/4 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू c1/c2 यानी 4/8। क्या है 1/2 1/2 और 1/2। ये कैसा रेशियो सेम। और ऐसे पर क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन होती है। कैसे होती है, कोइंसिडेंट लाइन। यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हमारी लाई कर रही होगी, इन्हें ही कहते हैं हम कोइंसिडेंट लाइन। अब देखो एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही है, इसका मतलब क्या है, अगर एक लाइन ऐसे जा रही होगी तो ये इसे भी कहेंगे तू भी ऐसे चल। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब ये तो होता है एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, तो यानी ये लाइन कैसी है, डिपेंडेंट। और क्योंकि हमारे पास इसके कैसे कितने सॉल्यूशन आते हैं, मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कल यहां लिख लेते हैं मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे होंगे, यानी ये दोनों लाइन एक दूसरे को ईच एंड एवरी पॉइंट पर क्या कर देंगे, इंटरसेक्ट, यानी मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और क्या होगी, कंसिस्टेंसी। डिपेंडेंट आपको बता ही दिया क्यों होगी। बात करें हम तीसरे वाले केस की। देखो अगर हम इसके लिए एग्जांपल लें तो ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, 4x 6y, और क्या लिख सकते हैं हम, यहां लिख दो 8 लिख दो या 3 लिख दो, इक्वल टू 0। तो देखो इस वाले केस में क्या, a1/a2 और b1/b2 का जो रेशियो ये तो इक्वल है, लेकिन c1/c2 का रेशियो इक्वल नहीं आएगा। कैसे हम करके देख लेंगे, 2/4 3/6 एंड 6/3। तो ये क्या आएगा 1/2, ये क्या आएगा 1/2, ये क्या आएगा 2। तो रेशियो कैसा, सेम नहीं है। इसमें क्या होगा, हमारे जो दोनों लाइंस हैं वो इस तरह से जाती हैं। मानो कि एक तो चलेगी इस तरह से, एक चलेगी इस तरह से। या आपको समझाने के लिए और साफ तरीके से बना देते हैं। ये हमारे पास लाइंस हैं, एक चलेगी इस तरह से और एक चलेगी इस तरह से। ठीक है, अब देखो अगर हमारे पास कोई भी लाइंस हैं और अगर हमारे पास जो भी ग्राफ है और जब वो y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है हमारा c, ये क्या हमारा, अगर मैं c1 कहें तो ये क्या होगा c2, यानी c1 और c2 है वो अलग अलग होने चाहिए, और जो इनका इंक्लिनेशन है वो सेम है, तभी तो x और y के कोफिशिएंट सेम है। अगर हमारे x और y को x एक्सिस और y एक्सिस के जो कोफिशिएंट होते हैं अगर उनका जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है, इसका मतलब वो क्या है, एकदम बिल्कुल एक ही एंगल पर इंक्लाइंड है। और c1 और c2 अलग अलग है, इसका मतलब आपको दिख रहा होगा कि y एक्सिस को अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, पैरेलल लाइन। पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन क्यों, क्योंकि अगर कोई भी दो पैरेलल लाइन है किसमें, एक प्लेन में, तो वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे इसका मतलब क्या, उनके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। और जब नो सॉल्यूशन है तो इसका मतलब इनकंसिस्टेंट। देखो डिपेंडेंट क्यों कह रहे हैं हम इन्हें, क्योंकि ये क्या है, कोइंसिडेंट है, और कंसिस्टेंस क्योंकि इनके पास एटलीस्ट वन सॉल्यूशन है। ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, हमारे पास तो मैन इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इसे कंसिस्टेंसी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके पास एटलीस्ट वन सॉल्यूशन है। इंडिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि एक जब हम इनका ग्राफ बनाएंगे तो एक लाइन ऐसे जा सकती है, एक ऐसी, यानी ये वाली इक्वेशन इस वाली को अफेक्ट नहीं करेगी। लेकिन इस वाली में ऐसा क्या, जो हम इसे डिपेंडेंट करें, क्योंकि अगर एक लाइन ऐसे जाएगी तो दूसरी को भी ऐसे ही जाना होगा, इसलिए हम इसे क्या करें, डिपेंडेंट। और इसके मैन इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। आप इन्हें पॉज करो, नोट कर लो।
बात करते हैं हम क्वेश्चन की। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Representation this equation graphically and algebraically. देखो हम समझते हैं इन्हें क्या कहा। आफ्ताब है वो अपनी बेटी से क्या कहता है कि 7 साल पहले I was 7 times की जो मेरी एज थी वो तुम्हारी एज की 7 टाइम्स थी। और फिर क्या कहता है ये I was 7 times as old as you were then 3 years from now और अब से 3 साल बाद I shall be 3 times as old as you will be और अब से 3 साल बाद जो मेरी एज है वो तुम्हारी एज की 3 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, हम करना चालू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना, सबसे पहले हमें फादर की और डॉटर की एज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम डॉटर की एज और फादर की एज को लेट कर लेंगे। तो लेट डॉटर एज इन प्रेजेंट। हमने प्रेजेंट पे क्या एज मान ली डॉटर की, x। फिर कभी बात होती है 7 years ago यानी 7 साल पहले की। 7 years ago डॉटर्स एज। देखो अगर आज मेरी उम्र 10 साल है तो आज से 7 साल पहले कितनी रही होगी, 3 साल। यानी जो मेरी प्रेजेंट एज है उसमें से उतनी ही ईयर घटा दो। अगर मैं आज 10 ईयर का हूं तो आज से 7 ईयर पहले कितने का होगा, 3 ईयर का, यानी 10 - 7। तो 7 years ago डॉटर एज यानी हम कह सकते हैं x - 7। ठीक है, और 3 years फ्रॉम नाउ डॉटर से अब से 3 साल बाद जो डॉटर की एज होगी वो कितनी होगी। अगर मेरी आज उम्र 10 साल है तो अब से 3 साल बाद कितनी होगी, 13, यानी 10 + 3। 3 years फ्रॉम नाउ डॉटर्स एज, प्रेजेंट एज कितनी है x, और 3 years आफ्टर कितनी हो जाएगी, x + 3। अब बात करते हैं फादर की। लेट फादर्स प्रेजेंट एज। जो फादर की प्रेजेंट एज है उसे क्या माना है हमने, y। और 7 years ago फादर से और अब से 7 साल पहले कितनी एज रही होगी फादर की, यानी y -7। y - 7 कितनी, ये हमारी क्या है, ये है। और 3 years फ्रॉम नाउ फादर्स एज। अगर किसी की जो एज है वो y है तो 3 साल बाद कितनी एज होगी, y + 3। ये क्या होगा हमारा, सिंपल सी जो हमारा क्वेश्चन में ही कहा गया था वही हमने क्या करा, लिखा भी। तो बात करते देखो अब क्या करें। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were कि आज से 7 साल पहले जितनी तुम्हारी उम्र थी ना, तुम्हारी उम्र की 7 गुनी उम्र मेरी थी, यानी मेरी उम्र तुम्हारी उम्र की 7 गुनी थी, यानी 7 टाइम्स थी। तो बात करते हैं 7 साल पहले डॉटर की। 7 साल पहले डॉटर की एज थी x -7 और जो फादर्स की एज थी 7 साल पहले वो कितनी, y -7। ये एज इस एज कितनी है, 7 गुनी। देखो y -7। बच्चे कहां कंफ्यूज होते हैं। ये वाली जो एज है ना, ये किसकी है, फादर की एज, ये किसकी है, डॉटर की एज। ये वाली एज इस एज की कितनी है, 7 टाइम्स है। तो 7 की मल्टीप्लाई इसमें होगी
तभी तो इक्वल होंगे। ये वाली जो एज है -7, वो x -7 के कितने हैं 7 गुनी, यानी 7 की मल्टीप्लाई जब हम इसमें कर देंगे तब दोनों इक्वल होंगे। इसमें मत कर देना, बहुत से बच्चे क्या करेंगे कि 7 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे कि जो डॉटर की एज है वो फादर की एज की कितनी है, मतलब फादर की जो एज है वो डॉटर की एज की 7 गुनी है, तो 7 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी। ऐसा न मत करना, ये तो पहले ही 7 टाइम्स है और 7 की मल्टीप्लाई और कर दिया आपने, तो ये तो 49 टाइम्स हो जाएगा। आपको क्या करना 7 की मल्टीप्लाई इसमें करना है, तभी तो दोनों इक्वल होंगे। ये 7 टाइम्स थी, ये x - 7 को हमने 7 से मल्टीप्लाई करके दोनों क्या करते हैं 7 टाइम्स। अब ये दोनों क्या होगी इक्वल, तो फर्स्ट इक्वेशन तो ये होगी हमारी। बात करते हैं दूसरे इक्वेशन की। 3 ईयर फ्रॉम नाउ डॉटर्स एज, अब से 3 साल बाद जो डॉटर की एज होगी वो होगी x + 3, x + 3, और जो फादर की एज होगी वो होगी y + 3। ठीक है, अब क्या कहा गया है, ये कहना 3 ईयर फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम्स, कि अब से 3 साल बाद मेरी उम्र तुम्हारी उम्र की 3 गुने होगी, यानी जो मेरी एज है वो तुम्हारी एज की 3 टाइम्स होगी, यानी 3 की मल्टीप्लाई किसमें होगी इसमें, क्योंकि ये तो पहले से ही 3 टाइम्स थी, तो x + 3 में भी 3 की मल्टीप्लाई करके हम दोनों को क्या कर दिया इक्वल कर दिया। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, अब हम इन इक्वेशन को दो तरह सोल्व कर सकते हैं, एक तो ग्राफिकली मेथड है हमारे पास और अलजेब्रिक। और क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दोनों ही कहा गए हैं ग्राफिकली एंड अलजेब्रिक। आप इसे पॉज करो, नोट कर लो, मैं साफ कर रहा हूं। तो देखो हमारे पास ये दो इक्वेशन आई हैं, x - 7 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू y - 7 और x + 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू y + 3। अब हम क्या करेंगे इन्हें सोल्व करेंगे। ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये हमारी इक्वेशन क्या है 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 7 की मल्टीप्लाई अंदर करो, 7x - 49 इक्वल टू y -7। ठीक है, फिर 7x y को आप इधर ले आओ तो -y हो जाएगा, और जब आप 7 को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा 42 इक्वल टू 0, -42। ठीक है, देखो 7 की 7 मल्टीप्लाई 49 आएगा, ये नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव साइन इधर, इतना तो आपको कैलकुलेशन आती ही होगी। फिर क्या करेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन 2 के लिए करेंगे। अब 3 की मल्टीप्लाई अंदर करो, कितना आएगा 3x + 9 इक्वल टू y + 3। y को इधर लाएंगे 3x - y, 3 को इधर लाएंगे तो +6 इक्वल टू 0। ये क्या हमारी होगी इक्वेशन 2 और ये क्या थी हमारी इक्वेशन 1। अब क्या कर रहे हैं इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो हमारा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। देखो पहले हम इक्वेशन 1 का कर लेते हैं। इक्वेशन 1 के लिए क्या करो, आप इधर बॉक्स बना लो, इधर x की वैल्यू इधर y की वैल्यू। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये इक्वेशन है 7x - y - 42 इक्वल टू 0। अगर आप x की जगह 0 रख दें तो -y - 42 इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू क्या जाएगा -42। x इक्वल टू 0 रखने पर y का मान -42, और y इक्वल टू 0 रखने पर अगर आपने ये 0 रख दिया तो 7x - 42 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 6। ठीक है, इतना ही रहने दो आप। अब देखो अगर हम इसका ग्राफ बनावे, x इक्वल टू 0 पर y कितना आएगा -42। सपोज कर लो -42 आएगा यहाँ, -42, और y इक्वल टू 0 पर x कितना आ रहा 6, x 6 आएगा यहाँ। ठीक है 6, तो ये तो 6 और 0 ग्राफ हो गया। ये किसका ग्राफ होगा 0 और -42 होगा, मतलब ये पॉइंट हो गए 0 -42। अब क्या करो, आप इन्हें मिला दो यहाँ से इस तरह से, आप कॉपी पर साफ तरीके से बना लेना। अब बात करते हैं हम इसकी।
3x माइनस वाई प्लस 6 की। आप ऐसा बॉक्स बना लो, यहाँ x की वैल्यूज और यहाँ y की वैल्यूज। x इक्वल टू 0 रखने पर y की वैल्यू कितनी आएगी 6। और देखो जब आप y इक्वल टू 0 रख दोगे यहाँ तो 3x प्लस 6 करके दिखा देता हूँ। देखो आपने y इक्वल टू 0 रख दिया, यानी 3x माइनस 0 प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी 3x इक्वल टू माइनस 6, यानी x इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, y इक्वल टू 0 रखने पर x की वैल्यू माइनस 2। आप इन पॉइंटों को यहां दिखा देंगे। x इक्वल टू 0 रखने पर y की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो y की वैल्यू 6 सपोज करो यहां आएगी। ठीक है, तो ये वाला कौन सा पॉइंट होगा 0 और 6, और y की वैल्यू 0 रखने पर x कितना आ रहा है हमारा माइनस 2 आएगा हमारा इधर। ठीक है, ये हमारा माइनस 2 है, तो हम क्या कह देंगे इसे 0 और माइनस 2 और 0, ये पॉइंट है हमारे। अब क्या करेंगे, हम इन्हें मिला देंगे। देखो अगर हम इन्हें मिलाएं तो कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा। देखो रफ बोर्ड पर तो ऐसे ही बनेगा, कॉपी पर आप खुद बनाकर देख लेना। अब क्या करेंगे हम इन्हें, ये जहां पर मीट करेंगे, ये जहां पर भी हमारे ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं दूसरे को, यहाँ पर जो भी पॉइंट आएंगे वो x और y की वैल्यूज आएंगी। हम क्या करेंगे, इन्हें पैमाने से यहाँ पर मेजर करके देख लेंगे कि x और y की वैल्यूज क्या कहेंगे। लेकिन आप कहेंगे सर ये तो बहुत ही डिफिकल्ट वो है, अगर हम इस तरह से मेजर करेंगे तो ढंग से मेजर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हमने कॉपी पर जो हमारे पास कॉपी होती है नोटबुक, अगर हमने उस पर साफ तरीके से बना भी लिया और अच्छी तरह से मेजर भी कर लिया, लेकिन हम कितना नाप पाएंगे 4.1 तक या 4.12 तक, लेकिन इससे आगे अच्छी संख्या नहीं ले पाएंगे। तो ग्राफिकल मेथड में ये थोड़ी प्रॉब्लम है। बस ये थोड़ा ग्राफिकली दिखाने के लिए था। अब समझते हैं इसे अलजेब्रिकली x और y की वैल्यूज कैसे निकालते हैं। आप इसे नोट कर लो। ठीक है, मैं आपको यहां करके दिखा देता हूं, या आप एक काम करो, पॉज कर लो, समझाता हूं बाद में। देखो हमने ग्राफिकली तो समझ लिया, अलजेब्रिकली और समझ लो। ये जो हमारी इक्वेशन है 7x माइनस वाई माइनस 42 इक्वल टू 0, और ये जो हमारी इक्वेशन है 3x माइनस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। क्या करेंगे इन्हें सोल्व करने के लिए, इन्हें साइन चेंज करेंगे। इसे माइनस करा, ये माइनस है तो इसे प्लस, ये माइनस, तो आप देखो y से y पूरा कट जाएगा ये। तो 7x प्लस का और माइनस के 3x कितने बचे, प्लस के 4x, ये माइनस का 42, ये कितना माइनस का 6, यानी माइनस का 48 इक्वल टू 0, यानी 4x इक्वल टू 48, x इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब क्या करेंगे, हम यहां से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखो हमारे पास ये इक्वेशन है 3x माइनस वाई प्लस 6, आप x इसे रख दो। देखो 3x की वैल्यू 12, ये माइनस वाई, ये प्लस 6 इक्वल टू 0, 12 के 36 यानी 36, और ये प्लस का 6 और ये माइनस वाई इक्वल टू 0, 36 और 6 42 इक्वल टू वाई, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 42। ये y की वैल्यू कितनी आ गई 42। तो x हमारा क्वेश्चन में क्या था, x था जो एज है, कैसी एज, प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, और y क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर। तो x तो एज थी डॉटर की और y एज थी फादर की, वो भी प्रेजेंट में। ठीक है, आप इसे पॉज करो और नोट कर लो। तो देखो बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में क्या कहा, 5 pencil and 7 pens together cost 50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost 46. Find the cost of pen and pencil. और इसे क्या दिखाना, हमें ग्राफिकली दिखाना है। तो देखो शुरू करते हैं। Let cost of pen x and cost of pencil y। ठीक है, हमने क्या करा, कोस्ट मान ली पेन की x और
पेंसिल कॉस्ट कितनी मान ली y। देखो 5 पेंसिल, अगर हमारे पास 5 पेंसिल है और पेंसिल जो है हमारी एक 5 रुपए की है, तो 5 पेंसिल कितने की, यानी 5 पेंसिल 25 की। तो आपने क्या करा, 25 कैसे है, 25 क्या है, कॉस्ट है हमारी, 25 क्या है, कॉस्ट टोटल पेंसिल की, और हमने उसमें किसकी मल्टीप्लाई कर दी है, एक जो हमारी पेंसिल है। तो देखो ये क्या है हमारा नंबर ऑफ पेंसिल, और अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें किसकी, पेंसिल की, एक पेंसिल की कॉस्ट की, और हमारी एक पेंसिल, देखो दोबारा समझो इसे, हमारे पास 5 कितने हैं पेंसिल, 5 पेंसिल, और एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है y, ठीक है। ये क्या है हमारा नंबर ऑफ पेंसिल, ये क्या है पेंसिल की कॉस्ट, प्लस x क्या है हमारा कॉस्ट ऑफ पेन, और पेन कितने हैं हमारे पास 7, ठीक है। और देखो ये क्या हुआ हमारे पास, 7 क्या था कॉस्ट ऑफ पेन, 7 थे हमारे पास पेन, और एक पेन की कॉस्ट थी x, तो 7x, 5 क्या थी नंबर ऑफ पेंसिल, और y क्या थी एक पेंसिल की कॉस्ट, और ये कॉस्ट कितनी दे रखी है टोटल 50। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, ये क्या कहा हमने 7 पेंसिल, 7 इंटू y, ये क्या है एक पेंसिल की कॉस्ट, और 7 क्या हमारे पास पेंसिल, प्लस 5 क्या हमारे पास पेन, और एक पेन की कॉस्ट कितनी है x, फिर यानी टोटल कॉस्ट कितनी होगी 46। अब ये क्या है, देखो y क्या है हमारे पास एक पेंसिल की कॉस्ट है, यानी अगर आप इसे समझिए, अगर एक टॉफी 5 रुपए की है, तो 3 टॉफी निकालने के लिए आपको क्या, 3 टॉफी की कॉस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 टॉफी में एक टॉफी की कॉस्ट की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसी तरह से यहाँ करना पड़ा, जो y थी हमारे पास, ये क्या थी एक पेंसिल की कॉस्ट थी, और हमने जब 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ 7 पेंसिल की कॉस्ट प्लस 5 पेन की कॉस्ट इक्वल टू 46। इस तरह से हमारे पास दो क्या आ गई हमारे पास इक्वेशन। अब क्या करना है इन्हें, देखो हम चाहें तो इन्हें, जैसे हमारे पास इक्वेशन 1 आ गया और ये इक्वेशन क्या आ गया 2, हम इन्हें ऐसे ही कोऑर्डिनेट एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकल मेथड से। लेकिन हम एक और तरीके से कर सकते हैं, देखो बाय एडिंग, हमने क्या करा इन्हें ऐड कर दिया। अभी आपको पता पड़ेगा ऐड करने से क्या हुआ, देखो ये कितना 5 7 यानी 12y प्लस 7 5 12x इक्वल टू 5 4 96, 50 और 46 इक्वल टू 96, फिर 12 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना y, ये x इक्वल टू 12 सकते 12 टे 96, यानी x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया 8, ठीक से चलो। अब देखो क्या करेंगे हमने बाय सब्ट्रैक्टिंग, बाय सब्ट्रैक्ट मेथड कर रहे हैं। इसमें से इसे माइनस कर दो, जब आप इसे इसमें से माइनस करोगे तो क्या होगा, यहां माइनस का साइन, यहां माइनस का और यहां माइनस का साइन, तो ये प्लस का 5y है, ये माइनस का 7y है, तो क्या होगा माइनस का 2y बचा यहाँ, ये प्लस का 7x है, ये माइनस का 5x है, तो क्या हो जाएगा प्लस का 2x इक्वल टू ये 50 है, माइनस का 46 है, तो कितना आ जाएगा 4। अब क्या करेंगे, इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी माइनस वाई प्लस एक्स इक्वल टू 2। हमारे पास ये दो क्या आ गई इक्वेशन। अब क्या करेंगे, अब दिखा देंगे हम इन्हें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, क्योंकि अब आसान है। अगर हम ऐसे ही कर दें तो हो सकता है हमारे पास बहुत लंबी लंबी इक्वेशन बहुत अजीब अजीब तरफ से ग्राफ आते, क्योंकि जब हार्ड बढ़ जाता। अब हमारे पास बिल्कुल सिंपली दो इक्वेशन आ गई है। हम इक्वेशन ये जो इसे इक्वेशन क्या कहता है 3 और इसे इक्वेशन क्या कहता है 4। अब हम इक्वेशन 3 और 4 का क्या करेंगे ग्राफ बनाएंगे। तो देखो जब हम x इक्वल टू 0 लगा देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आप यहां मान सकते हैं। और जब हम क्या करेंगे y की वैल्यू 0 रख देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, यानी यहां। तो ये हमारे पास इस तरह से ग्राफ चलागा। इसे क्या कहेंगे, ये 0 8 होगा
और ये 8 और 0 पॉइंट होगा। अब आते हैं हमारी ये इक्वेशन नंबर 2 पर। अगर हम y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x इक्वल टू कितना रहा 2, x इक्वल टू 2 यानी यहां आ गया ये, ठीक है। और जब हम x इक्वल टू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है -2, y की वैल्यू -2 यहां मान लो, ठीक है। और जब हम इन्हें मिलाएंगे क्या होगा, इस तरह से हमें यहां इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेंगे। इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर हमें x और y की वैल्यू मिलेंगी, जो हमारी क्या होगी, कोस्ट ऑफ पेन होगी और कोस्ट ऑफ पेंसिल होगी। तो ये तो हो गया हमारा ग्राफिकल मेथड। अगर हम यहाँ ऊपर अलजेब्रिक मेथड की बात करें कि अलजेब्रिकली हमें कैसे निकालेंगे, तो देखो अलजेब्रिकली मेथड का मतलब क्या है, जो हम बिल्कुल अपना पुराना वाला रूल इस्तेमाल करते हुए आए। तो यहाँ पे क्या x प्लस वाई इक्वल टू 8, x प्लस वाई इक्वल टू 8 और x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो देखो अगर हम इन्हें ऐड कर दें तो क्या होगा, y से y कैंसिल हो जाएगा ये, तो क्या बचा ये 2x इक्वल टू 8 और 2 कितना होगा 10, यानी x इक्वल टू क्या होगा 5। और x इक्वल टू अगर 5 हो गया तो देखो यहां 5 प्लस y इक्वल टू 8, यानी y इक्वल टू क्या होगा 3। देखो x प्लस वाई इक्वल टू 8, x इक्वल टू 5, यानी यहां अगर 5 रख दो तो ये 5 जब इधर चला जाएगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो जो x क्या था हमारी कॉस्ट ऑफ पेन और y क्या थी कॉस्ट ऑफ पेंसिल, यानी जो हमारा पेंसिल की कॉस्ट थी वो तो आ गई 3 और जो कॉस्ट ऑफ पेन थी वो क्या गई 5। तो अलजेब्रिकली मेथड हमारा आसान होता है, वैसे तो ग्राफिकली मेथड भी आसान होता। तो ये क्या है, किसी किसी क्वेश्चन में आपको लगेगा कि जो हमारा ग्राफिकल मेथड है वो इजी है, और किसी किसी मेथड में आपको किसी किसी क्वेश्चन में लगेगा आपको कि अलजेब्रिकली मेथड आसान है, ठीक है। तो आप इसे पॉज करो और नोट कर लो। तो देखो हम बात कर रहे थे अलजेब्रिक मेथड के बारे में। तो अलजेब्रिक मेथड अलजेब्रिक मेथड में हम 3 मेथड यूज करते हैं, क्या हम कह सकते हैं 3 टाइप से लगाते हैं, ठीक है। एक तो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसमें क्या होता है x या y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और इसे दूसरी इक्वेशन में रख देते हैं। एलिमिनेशन मेथड, इसमें से हम जैसे हमने भी करा था ना कि y से y कैंसिल कर देता, उसे एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, हम इसे करके दिखाएंगे। और फिर आता क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर आप कहें कौन सा इंपॉर्टेंट है तो सारा इंपॉर्टेंट है, आपको किस जगह क्या लगाना है आपको ये थोड़ा सा प्रैक्टिस से आ जाएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो भी आ जाएगा आपको। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो कि बहुत अच्छा है, ये तब काम आता है जब अगर हमारे पास वेरिएबल 3 हो और इक्वेशन 2 हो, तो ये बहुत अच्छे तरह से काम करता है। एलिमिनेशन मेथड भी अच्छा हमारा और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, आप इसे पढ़ लो। तो देखो हम इसे कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड में, हम या तो x या y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखो a अपॉन x माइनस b अपॉन y इक्वल टू 0। तो ये जो हमारा b अपॉन y इसे इधर ले जाओ, तो b अपॉन y, अब क्या करेंगे हम इसे, जो हमारा b इसे इधर भेज दो तो अपॉन में चला जाएगा a अपॉन b इंटू एक्स इक्वल टू 1 अपॉन y। आप चाहे तो इसे इतना ही रहने दें, पहले इसे सोल्व करके देख लो। देखो ये जो हमारी इक्वेशन है ये ऐसे लिखी हुई है, ए बी स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस ए स्क्वायर बी अपॉन में, या ऐसा करता ये 1 अपॉन वाई लिख रहा है इनटू में, ये 1 अपॉन वाई ही तो है, आप यहाँ 1 मान लो तो 1 अपॉन वाई, ठीक है। ये लिखा 1 अपॉन वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये समझाने के हिसाब से बताया जा रहा आपको। तो 1 अपॉन वाई की जगह क्या लिख सकते हैं आप, ए अपॉन बी एक्स। तो आप लिख देते हैं यहाँ पर ए बी स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस ए स्क्वायर बी, और 1 अपॉन वाई की जगह क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन बी एक्स, ए अपॉन बी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो यहां से b से b कैंसिल, ठीक है। और अब इसे हम आगे सोल्व कर लेते हैं।
आगे सोल्व करते हैं हम यहाँ। तो देखो b से b तो कैंसिल हो ही गया, इसके भी अपॉन में x आ रहा और इसके भी अपॉन में x आ रहा। और देखो एक a यहाँ से कॉमन है और एक आप यहाँ तो a की पावर 3 है, यहाँ से आप एक कॉमन कर लो। तो देखो पहले 1 अपॉन x कॉमन करा, यानी अपॉन में x कॉमन कर लिया। फिर ऊपर से क्या कर लो, यहाँ से a ले लो और यहाँ a स्क्वायर है, ये है, कोई सा भी ले लो इनमें से जो सा चाहो, a कॉमन कर लिया। जब यहाँ a और x कॉमन हो गए तो यहाँ क्या बचा b स्क्वायर प्लस यहाँ a कॉमन हो गया और x कॉमन हो गया, अब नहीं बचा क्या यहाँ पर a स्क्वायर, लो a स्क्वायर। फिर इक्वल टू में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू में a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर, ये बचा हमारे पास। अब देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी ये इससे कट जाएगा 1 टाइम्स, यानी a अपॉन x इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू क्या बचा a, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई a। जब हमारी x की वैल्यू a आ गई, फिर y की फाइंड आउट कर लो, या यहां से कर लो। देखो वहां से वैल्यू आ गई x की और हमारे पास ये क्या है a अपॉन b x इक्वल टू 1 अपॉन y, ठीक है। x की वैल्यू a है, जब आप यहां पर रखोगे x की वैल्यू तो a अपॉन b, यहां पे a रखो इक्वल टू 1 अपॉन y, यानी क्या होगा इस a से ये वाला a कैंसिल हो जाएगा और y इक्वल टू क्या आ जाएगा b, यहां से b इधर गया तो y इक्वल टू b। ठीक है, ये क्या होगा हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस तरह से हम बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड की एक एग्जांपल से। तो एग्जांपल क्या है हमारा, ठीक है, पोज करो। ये हमारे पास इक्वेशन दी गई है दो, हम करते हैं इन्हें सोल्व एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता, देखो जैसे 2x है तो जो हमारी पहली वाली इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, तो पहली वाली इक्वेशन में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी क्या जाएगा 2x, तो फिर 2x और 2x तो क्या कर देना साइन चेंज करके कैंसिल आउट कर देना। तो देखो पहले फ्रॉम इक्वेशन 1, देखो इक्वेशन इसमें क्या है 2x है या 3y है, या तो ऊपर वाली में 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि 2x बन जाए इसके जैसा। हमें x या y को किसी भी एक टर्म को हमारी दूसरी वाली इक्वेशन में जो x और y है उसके जैसा बनाना। या तो देखो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसे 3y बना दो बिल्कुल इसके जैसा, या 2 से मल्टीप्लाई करके इसके जैसा बना दो। तो हम क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, ये 2y, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। ये हमारी इक्वेशन 1 होगी। और जो हमारी इक्वेशन 2 है हम इसे ऐसे तार लेते हैं 2x नेगेटिव 3y और इक्वल टू 4। अब देखो साइन चेंज करेंगे क्योंकि हमें आपस में काटने माइनस, ये माइनस है तो प्लस, यहां माइनस, तो देखिए एक जैसे हो गए यानी कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से। ये प्लस का 3y और ये प्लस का 2y यानी 5y, ये 10, ये माइनस का 4 यानी 6। तो y इक्वल टू क्या आएगा, y इक्वल टू आ गया 6/5, ठीक है। अब हमारी x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखो x प्लस वाई इक्वल टू 5 और y की वैल्यू ये रही, तो x प्लस 6/5 इक्वल टू 5, यानी x की वैल्यू 5 माइनस 6/5। अब 5 पंजे 25, 25 में 6 19/5, ठीक है 19/5। ये हमारी x की वैल्यू फाइंड आउट होगी। चाहे तो आप ऐसे कर लेते, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते, इसमें 3 से, इसमें 3 से, पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई होकर ऐसे कैंसिल आउट हो जाती। हम चाहे तो इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखो कैसे होगा, समझा तो आपको दिया, आप इसे ट्राई करके देख लेना। अब बात करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं हम, इसे साफ कर दूं।
देखो a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, फिर a2x फिर b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। हमारे पास ये क्या है, दो इक्वेशन है। हम क्या करेंगे, x लिखो इक्वल टू y और इक्वल टू 1 और इनके अपॉन में लिख देते हैं। जब हमें x के नीचे कुछ लिखना है तो हम x वाली टर्म को क्या करेंगे, ऐसे जिसको हाथ लगा लेंगे, ऐसे हाथ रख लेंगे, ठीक है। फिर जो हमारे वो है सिर्फ कांस्टेंट उन्हें लिखेंगे, c2 की मल्टीप्लाई b1 में और b2 की c1 में। c2 की जब b1 में क्या होगी तो क्या करेंगे, b1 इंटू c2 और इसकी इसमें मल्टीप्लाई माइनस b2 और c1। फिर जब हम y के नीचे कुछ लिखेंगे तो क्या करेंगे, y वाली टर्म को ऐसे करके ढक लो जो y के नीचे लिखना, और c2 की a1 में, यानी a1 इंटू c2 माइनस c1 इंटू a2, c1 और a2। और जब हमें a1 के नीचे लिखना क्या करेंगे, अब क्या करो कांस्टेंट टर्म ढक लो, तो a1 इंटू b2, a1 b2 और b1 a2, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, हमें क्या करना है, इस तरह से लिखना। और देखो जब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो क्या करेंगे, x अपॉन में b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू में हम इसे नहीं लेंगे, इसे लेंगे, क्योंकि इसमें क्या है कांस्टेंट टर्म जिनकी हमें वैल्यू पता है, 1 a1 b2 माइनस b1 और a2। इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे 1 में, जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये वाला टी इधर चल जाएगा, b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1। तो ये क्या होगी, हमारी x की वैल्यू आ गई। जब हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ऐसे करेंगे, y इसकी मल्टीप्लाई इधर 1 में, तो a1 c2 माइनस c1 और a2 अपॉन में a1 b2 माइनस b1 और a2, ठीक है। इस तरह से जब आप इसे थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आप इसे समझ जाओगे, ठीक है। आप इसे पॉज करो और नोट कर लो। तो देखो इसमें हमारे 3 केस बनते हैं, जिसमें केस 1 a1 b1 माइनस, एक मिनट, a2 आएगा, a1 b2 माइनस b1 a2 नॉट इक्वल टू 0। जब हमने पढ़ा था, देखो अभी आपके पेज पर लिखा होगा ऐसा, a1 b2 माइनस b1 a2, ठीक है। तो ये जो है, ये क्या हमारा, ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो अगर ये 0 हो गया यानी 1/0 यानी इनफाइनाइट, और 1 इनफाइनाइट क्या है, नॉन डिफाइंड। जब ये डिफाइंड नहीं है तो हम इस तरह का केस नहीं लेंगे। तो केस 1 में क्या कहा हमने कि हमारा क्या नहीं होना चाहिए, इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो जो हमारे x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट है दोनों ही इक्वेशन में, और उन कोफिशिएंट का जो रेशियो है वो इक्वल नहीं होना चाहिए। और जब ये इक्वल नहीं होगा तो क्या कहलाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। ये मैंने आपको पहले ही बताया। और केस 2 में अगर a1 a1 b2 माइनस b1 a2 अगर इक्वल टू 0 है, और मान लो अगर 0 आ गया तो फिर क्या करेंगे हम, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर इस तरह का रेशियो आता तो क्या करेंगे, इक्वल टू k मान लेंगे, और k मान के क्या करेंगे, हम a1 की वैल्यू निकालेंगे। a1 की वैल्यू निकालने के लिए a2 की मल्टीप्लाई k में, तो a1 इक्वल टू a2k, और b1 की वैल्यू निकालने के लिए b1 इक्वल टू b2 इंटू k। a1 की वैल्यू निकलेगी और b1 की वैल्यू निकलेगी। तो देखो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, हम क्या करेंगे, a1 की वैल्यू और b1 की वैल्यू रख देंगे इसमें। तो देखो क्या आ जाएगा, a2kx प्लस b2ky प्लस c1 इक्वल टू 0। हम इस तरह से करेंगे। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई और ये इक्वेशन आ गई। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे, और यहाँ पर अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 ये इक्वल आते हैं तो ऐसी इक्वेशन क्या कहलाती है, कोइंसिडेंट लाइन। ये इस तरह की लाइन ने कोइंसिडेंट लाइन कहलाती है।
मैंने पहले गलती से कोइंसाइड लिख दिया था, आप उसे ठीक कर लेना। कोइंसिडेंट होता, आपको जितनी आती होगी इंग्लिश, इक्वल टू के मान लेंगे। और देखो ये फॉर्म होती है इस तरह की, एक लाइन इस तरह से जा रही है, एक लाइन इस तरह से जा रही है, ये दो लाइनें, इन लाइनों कहते हैं कोइंसिडेंट, DENT, कोइंसिडेंट, ठीक है, अपने आप लिख लेना। इसमें क्या होता है, हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि ये जो आपस में टू लाइंस हैं, ये ईच एंड एवरी पॉइंट पर क्या कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, और मैंने इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल के आते हैं। फिर बात करते हैं केस 3 की। अगर A1/A2 इक्वल टू B1/V2 के, तो हम क्या कहेंगे C। लेकिन C1/C2 अगर इक्वल टू ना हो, मतलब C1/C2 के इक्वल ना है, तो क्या होगा, ये कैसी लाइन हो जाएंगी, पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती इन द प्लेन, और वो कैसी कहलाती है, नो सॉल्यूशन, उनमें कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो यहाँ हमारा लेक्चर खत्म होता है, ठीक है।